नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ दिखाई पड़ रहा है। और निर्णायक मोड़ क्या है? निर्णायक मोड़ ये नहीं है, यानी उसका फैसला इस तरीके से नहीं होने वाला है जिस तरीके से ईरान पर अमेरिका और इसराइल की ओर से हमला किया गया, बल्कि फैसला तय करने का काम अब ईरान कर रहा है। और जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दो के दो बड़े परमाणु संपन्न देश हैं, इसराइल और अमेरिका। दोनों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, अत्याधुनिक संसाधन है और ज्यादा मात्रा में संसाधन है। बावजूद इसके ईरान किस तरीके से इन दोनों ही देशों को तहस नहस किए दे रहा है। चाहे इसराइल के तमाम शहर हों और चाहे गल्फ कंट्रीज में यानी खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हों, जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है ईरान ने। ईरान की मिसाइलों ने, ईरान के ड्रोन्स ने, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने, ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने, और अभी ईरान का कहना है कि सुपरसोनिक मिसाइलों का और तमाम और जो उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, बड़े हथियार हैं, उनका उसने इस्तेमाल किया ही नहीं है। एक बात और है, ईरान के और रूस के तमाम जो रक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ईरान ने अभी तक जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो उसके अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, खुद घर में ही बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसने रूस ने दिया है। हाँ, रूस ने बिल्कुल खुले तौर पर ईरान की मदद की है, मदद कर रहा है और अभी भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सैन्य सामान भी उपलब्ध कराएंगे। चीन भी पीछे खड़ा है, लेकिन अभी तक किसी ने सैन्य सहायता नहीं पहुंचाई है या मदद की है ईरान को। शायद ईरान को अभी उसकी ज़रूरत भी न पड़ी हो या जो कुछ भी हो, लेकिन और बहुत सारी मदद, चाहे वो खुफिया मदद हो, चाहे दूसरे संसाधनों की मदद हो, उस तरह की मदद ज़रूर की जा रही है। या फिर मॉरल सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो मॉरल सपोर्ट के मामले में रूस और चीन खुले तौर पर ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। ताज़ा तरीन जो मामला है जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि अब अमेरिका और इसराइल इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ईरान युद्ध रोक दे, युद्ध विराम कर दे, समझौता कर ले, छोड़ दे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तबाही ज़बरदस्त मच रही है। तबाही नहीं मच रही है, उनके घरेलू फ्रंट पर जिस तरीके से दोनों घिरे हुए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू और इधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उससे भी उन दोनों की बेचैनी ज़बरदस्त बढ़ रही है। नतीजा इसका ये है कि टेलीफोन पर ही जब वार्ता हो रही है, उसकी जानकारी लगातार आ रही है, तो दोनों बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, यानी ट्रंप और नेतन्याहू। अभी वहां पर इस्लामिक सेना के जो ब्रिगेडियर हैं ईरान की, मिस्टर मसूद अख्तरी, उन्होंने कहा है कि हमारे सामने, हमने एक बड़ा दावा उन्होंने किया है कि हमने इसराइल के सारे जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और स्थिति यह है कि अब हम जहां मन हो रहा है हम वहां टारगेट कर रहे हैं। और पिछले करीब 3-4 दिनों से जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो तेल अवीव हो, जेरूशलम हो या फिर वहाँ हाइफा पोर्ट हो, इन जगहों पर जिस तरीके से टारगेटेड हमले हो रहे हैं ईरानी मिसाइलों के, उससे देखकर ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ जो रडार है, जो टारगेट को पहचान लेता है, किसी भी हमले को पहचान लेता है और उसके पहले ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उसको, या जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उन तक रडार सूचना पहुंचा ही नहीं पा रहा है। यानी आक्रमण की, हमले की खबर ही नहीं लग रही है। इसका मतलब है कि रडार सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। इसी तरह से जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन जगहों पर भी रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है ईरान ने पूरी तरीके से। और जो हमले हो रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब तो इसराइल के भीतर से भी बहुत कम खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो खबरें निकल कर आ भी रही हैं उनसे ये पता चलता है कि इसराइल में कितनी भीषण तबाही मची हुई है। इन हमलों की वजह से वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं या पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। उनके अवशेष जो दिखाई पड़ रहे हैं, अभी कल ही द जेरूशलम पोस्ट है, वहाँ का सबसे बड़ा अखबार है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, उसने भयावह तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से इसराइल में अफरा तफरी मची हुई है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब जो मसूद अख्तरी ने कहा है कि वो धीरे धीरे, उन्होंने पहले रडार सिस्टम को समाप्त किया, उसके बाद वो टारगेटेड तरीके से जहां मन कर रहा है, जहां उनको समझ में आ रहा है कि ये ईरान के लिए खतरनाक पॉइंट है, उन जगहों पर हमले कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण दावा किया है मसूद अख्तरी ने कि अब बेंजामिन नेतन्याहू यानी
इस्राएल के प्रधानमंत्री उनकी जद में आ गए। आपको 2 दिन पहले हमने खबर बताई थी कि कैसे अमेरिका के एक डिफेंस एक्सपर्ट है और वहाँ के विदेश मंत्रालय में बहुत दिनों तक बड़े ऊंचे पद पर रहे हैं, उन्होंने कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए और इस्राएल की कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा था कि बेन्यामिन नेतान्याहू हमले के 2-3 दिन बाद से ही गायब हैं और कहाँ हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, और अपने जो 90% वक्त है ज़्यादातर समय वो हवाई जहाज़ पर बिता रहे हैं, हवा में बिता रहे हैं, यानी वो ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ईरान का ये कहना है कि नेतान्याहू उसकी जद में आ गए हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास मजबूत खुद का अपना खुफिया तंत्र भले ही ना हो, खुद का अपना जो इंटेलिजेंस सिस्टम उसका बहुत मजबूत ना हो, लेकिन उसको जिस तरह से इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है ख़ास तौर पर रूस और चीन से, उसको देखते हुए ये इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ये हैरानी वाली बात भी नहीं है कि नेतान्याहू ईरान की जद में हो, क्योंकि रडार सिस्टम ध्वस्त होने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है कि जब आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं तो आप उसका काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, और काउंटर नहीं कर पा रहे हैं तो जो ईरान जहाँ चाह रहा है वहाँ अपनी मिसाइलें दाग दे रहा है और उसका नुकसान हो रहा है। इन सब के बाद रडार सिस्टम खत्म होने से बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये दावा कर देना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ईरान की जद में है बेन्यामिन नेतान्याहू। और एक बात और आपको बता दें कि जेरूशलम पोस्ट ने यह भी लिखा है कि कैसे सड़कों पर भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इजराइल के लोग, और वहां पर नेतान्याहू के खिलाफ एक बहुत ही एक बड़ा उनके खिलाफ एक वहां पर माहौल तैयार हो रहा है, और लोगों को लग रहा है कि ये अब चूंकि अक्टूबर में वहाँ पर संसदीय चुनाव होने हैं, तो लोगों को लग रहा है कि नेतान्याहू ने अपना चुनाव जीतने के लिए, चूंकि बड़े अलोकप्रिय हैं, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ने वार क्रिमिनल घोषित कर रखा है और वहाँ की कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उनकी ठनी हुई है, इन सब के बावजूद वो सत्ता में बने हुए हैं और आगे भी बने रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ईरान से युद्ध छेड़ दिया है ताकि उसका कुछ माइलेज मिल सके, चूँकि इस्राइल ईरान को अपना दुश्मन मानता ही है। लेकिन वहाँ के लोगों को भी अब ये लग रहा है कि ये ज़बरन ये युद्ध छेड़ा गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उसका जो परिणाम है वो इस्राइल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध होगा तो फिर नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने, चाहे वो अमेरिकी बेसिस हो जिन देशों में, वहाँ चाहे वो इस्राइल हो, कोई भी उसका टारगेट वहाँ के आम या पब्लिक प्लेस नहीं रहे हैं। जिस तरीके से इस्राइल ने यहाँ हमले किए हैं स्कूलों पर, अस्पतालों पर, और यहाँ तक कि अमेरिका ने हमले किए हैं, क्योंकि जो मिसाइलें गिरी हैं ईरान के उस स्कूल पर जहाँ 168 बच्चियों की मौत हो गई थी, वहाँ वो मिसाइलें बताई जा रही हैं कि वो अमेरिका की मिसाइलें हैं। तो अमेरिका और इस्राइल इस दोनों मामले में ज़रूर घिरे हुए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है, या इस्राइल ने दावा किया है कि उनके जो पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी वहाँ पर जो आम जनता जहाँ रहती है उन जगहों पर, वहाँ पर किसी तरीके के हमले हुए हों। हाँ, सैन्य ठिकाने और जो पुलिस ठिकाने हैं या फिर जो डिफेंस के तमाम जगह हैं, उन जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इमारतें भी जो दिखाई पड़ रही हैं कि वहाँ पर ध्वस्त हुई हैं, वो इमारतें बताई जा रही हैं कि या तो वो सेना के दफ्तर वहाँ पर है या फिर कुछ और चीज़ें हैं जिनको, या सेना के आसपास की चीज़ें हैं, उनको तहस नहस किया गया है। तो अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर किस तरीके से नेतान्याहू उसकी जद में आ गए हैं ईरान की, और क्या नेतान्याहू उसी तरीके से ईरान के टारगेट पर हैं जिस तरीके से इस्राइल और अमेरिका के टारगेट पर आयतुल्लाह अली खामेनी थे। और अगर ऐसा है तो फिर ये नेतान्याहू के लिए बहुत ही खतरे की घड़ी है, और चूंकि ये बदला लेने की भावना है, और ईरान की सड़कों पर वहाँ की जनता जिस तरीके से IRGC को, सेना को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है कि खमेनेई की मौत का बदला लीजिए, उसको देखते हुए ये ईरान की सेना पर इसका दबाव भी है। तो क्या अब खमेनेई वाला हश्र नेतान्याहू का भी होने वाला है? एक बहुत बड़ा सवाल है। और मसूद अख्तरी जो वहाँ की इस्लामिक सेना के ब्रिगेडियर जनरल हैं, उनका ये दावा अगर है तो निश्चित तौर पर इस दिशा में ईरान बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कारण है, चूंकि नेतान्याहू को इस बात का एहसास है, इसीलिए वो ज़्यादातर अपना समय
हवाई जहाज में बिता रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, इसराइल में रह ही नहीं रहे हैं। यानी उनको ये पता है कि बंकरों को भी जिस तरीके से ईरानी मिसाइलें तहस नहस कर दे रही हैं, तो वो जिस बंकर में छिपे हों उसकी लोकेशन ना मिल पाए और वो बंकर भी बहुत सुरक्षित रहे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए वो बंकर को भी सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। और खुद, और केवल नेतन्याहू ही नहीं, उनकी कैबिनेट का कोई व्यक्ति पिछले 6-7 दिन से कहीं दिखाई नहीं पड़ा है, किसी का कोई बयान नहीं आया है। नेतन्याहू के कुछ बयान जरूर आए हैं, लेकिन वो समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि वो बयान उन्होंने कहाँ से दिए हैं, क्योंकि वो उनके अपने दफ्तर के बयान नहीं हैं। तो ये कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये जो मसूद अख्तरी का दावा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक बात और भी है, यहाँ ये देखना है, ये सवाल ये ज़रूर उठेगा कि भाई ईरान कितना ताकतवर है, कहाँ इसराइल और अमेरिका दोनों परमाणु महाशक्तियाँ। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों परमाणु शक्तियाँ हैं, दोनों के पास ज़्यादा संसाधन भी हैं, ज़्यादा सपोर्ट भी है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो ईरान को मजबूत कर रही हैं। एक तो ईरान के ये जो जितने हथियार हैं जिनकी बदौलत उसने तहस नहस कर रखा है इसराइल को और अमेरिकी ठिकानों को, वो हैं उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन। इसको बनाने में खुद ईरान ने बनाए हैं, इनको कहीं से उसने ख़रीदा नहीं है, अपने तरीके से बनाया है, अपने तरीके से उसका जो उनको छोड़ने का जो सिस्टम है, उनको दागने का सिस्टम है, वो उन्होंने तैयार कर रखा है। और दूसरी ओर जो उनको ईरान को ये पता है कि वो जो फाइटर जेट्स हैं, विमान हैं, जो अमेरिका और इसराइल के पास बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही घातक हैं, वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए उसने सबसे पहले इनके राडार सिस्टम को तहस नहस किया। राडार सिस्टम को तहस नहस करने से हमलों की जानकारी नहीं मिलेगी और यहाँ की लोकेशन को, अपने यहाँ की लोकेशन को उसने मजबूत कर रखा है। राडार सिस्टम की वजह से जब उनके फाइटर जेट्स भी आ रहे हैं तो उनको भी तहस नहस कर दे रहा है। फाइटर जेट्स की एक सीमा है, आप कितने उस पर वहाँ पर हमले कर सकते हैं उससे। और 20-22 फाइटर जेट्स एक झटके में जब ईरान ने तहस नहस किए, उसके बाद फिर अमेरिका की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि अपने और फाइटर जेट्स को यहाँ पर भेजें। इसराइल के कई फाइटर जेट्स तहस नहस हो गए हैं। पर ईरान अपनी रणनीति के तहत उसने पहले इनके रडार सिस्टम को ध्वस्त किया, जो डिफेंस सिस्टम है उसको कमज़ोर किया, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं उनको तहस नहस किया, जिनके ज़रिए वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकते थे। तो इस पूरी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ता चला गया और इसराइल के अंदर तक पहुंच गया। एक चीज़ और भी है, तमाम चीज़ों के लिए अमेरिका और इसराइल ने ईरान को भड़काया। जैसे उसकी रिफाइनरीज पर आग लगा थी तो ईरान ने रिफाइनरीज पर आग लगाना शुरू कर दिया, वहाँ मिसाइलें फेंकना शुरू कर दिया। उसका असर ये हुआ कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने लग गई हैं और अब अमेरिका और इसराइल पर यह दबाव बनने लगा है, खासकर अमेरिका पर, अरब देशों का, कि जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। तो अब ये देखने वाली बात है कि कहाँ ईरान में रेजीम चेंज करने का मकसद लेकर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला बोले थे और कहाँ अब उन दोनों जगह के रेजीम में परिवर्तन होने की बात तो हो ही रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल तो अभी बचा है 2 साल का, लेकिन अगला टर्म तो उनको वैसे भी नहीं मिलना है, वहाँ पर 2 टर्म से ज़्यादा नहीं मिलता है राष्ट्रपति को। लेकिन उनके खिलाफ जो माहौल दिख रहा है, तो राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद भी वो कितने सुरक्षित रहेंगे राजनीतिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसराइल में तो ऐसा लगता है कि रेजीम चेंज होकर रहेगा और ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से खामेनेई को मारा गया है, कहीं ईरान वास्तव में उसका बदला लेने की तैयारी कर तो नहीं रहा है, क्योंकि मसूद अख्तरी जो ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल हैं, उनका बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता है और जो बातें उन्होंने कही हैं वो ज़मीन पर, धरातल पर बिल्कुल दिखाई पड़ रही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।